हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, पिछले वाले एपिसोड में हमने पढ़ लिया था हिस्ट्री के बारे में, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। उसमें सबसे पहला टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे मेवाड़। और मेवाड़ में मैं आपको पढ़ा रहा था गुहिल वंश, गुहिल डायनेस्टी। गुहिल वंश में मैंने कुछ राजाओं के बारे में आपको बता दिया था। एक तो था बप्पा रावल, एक हमने पढ़ लिया था अल्लट, और एक और राजा हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था जतर सिंह। 3 राजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज आगे वाले राजा के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। रतन सिंह इसका जो कार्यकाल था वो 1302 से 1303 ईस्वी तक था। ये रतन सिंह चित्तौड़ का राजा था। कहाँ का राजा था ये? चित्तौड़ का। आपको पता हो तो चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? कौन से राजा ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था? जैसे बप्पा रावल ने बनाया था अपने नागदा को, अल्लट ने बनाया था अपने हाड़ को, और जतर सिंह ने बनाया था चित्तौड़ को। तो ये चित्तौड़ का राजा था। कौन? रतन सिंह। जब रतन सिंह चित्तौड़ का राजा था उस समय दिल्ली का जो राजा हुआ करता था वहां का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली का राजा था। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। क्या कर लिया? चित्तौड़ पर आक्रमण। अब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण करने के कुछ विशेष कारण थे। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही उसने चलते फिरते अटैक कर लिया था। मेवाड़ पर अटैक करने के कुछ विशेष कारण थे। उस कारण को हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कारण था वो तो ये था कि भाई कोई भी राजा है वो आक्रमण क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो आक्रमण करेगा, अगर वो आक्रमण करके मेवाड़ को जीतता है तो उसके साम्राज्य में एक तरीके से देखें तो वृद्धि हो जाती है। तो पहला कारण होता है कि साम्राज्य में वृद्धि। साम्राज्य में वृद्धि मतलब साम्राज्यवादी नीति, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि उसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़े। क्या करे? बढ़े। दूसरा, मेवाड़ पर अटैक करने का दूसरा कारण था कि मेवाड़ व्यापारिक व सामरिक दृष्टि से परिपूर्ण था। मतलब एक तरीके से देखें तो मेवाड़ जो है वो व्यापार करने की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, दोनों तरीके से वो एकदम परिपूर्ण था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, देखना, ये अपना भारत है। भारत में यहां पे पड़ता है अपना गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। गुजरात के जस्ट ऊपर यहां पड़ता है अपना राजस्थान, और राजस्थान में यहां पड़ता है अपने मेवाड़, और राजस्थान के पास में पड़ता है अपना एमपी, जिसे अपन कहते हैं मालवा, और इसके जस्ट ऊपर पड़ता है दिल्ली। क्या पड़ता है? दिल्ली। अब मान लो कोई राजा दिल्ली बैठा है और उसको गुजरात आना है, तो बीच में क्या आएगा? मेवाड़। मान लो कोई राजा है वो गुजरात बैठा है और उसको मालवा जाना है, तब भी बीच में कौन आएगा? मेवाड़। और मेवाड़ में जलवायु उसके अनुकूल थी, वहां खेती बहुत होती थी, तो क्या है कि रेवेन्यू जो टैक्स होता था वो सबसे ज्यादा जो मिलता था वो तो एक तो मिलता था मेवाड़ से और दूसरा मिलता था मालवा से। अब यहां से सामान बन के तैयार हो गया, अब ले जाना है तो घोड़े तो कुछ दूरी तक ही ले जाएंगे, तो क्या करें?
तो पोर्ट बंदरगाह का जो स्थापना हो गई या बंदरगाह जो स्थापित हो गए वो हो गए गुजरात में। अब गुजरात में जैसे ही मेवाड़ और मालवा से जो भी फसल तैयार होकर या जो भी माल तैयार होकर आएगा वो सीधा कहाँ आएगा, गुजरात में। यहाँ पोर्ट से बंदरगाह है तो उनके द्वारा फिर दूसरे देशों में या कहीं लेके जाना है तो ईजी रहता है। इसलिए वो चाहता था कि मालवा पर और मेवाड़ पर या राजस्थान के मेवाड़ पर मैं आक्रमण कर लूं तो गुजरात भी मेरे कंट्रोल में हो जाएगा और मालवा भी मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। मेवाड़ जो है वो उन दोनों के बीच में पड़ता है। अब दोनों पर एक साथ शासन स्थापित किया जा सकता है, गुजरात को भी चलाया जा सकता है और मेवाड़ को भी चलाया जा सकता है। अब यहां से रेवेन्यू टैक्स ज्यादा आता था। अब एक बात ध्यान रखना, जितना रेवेन्यू टैक्स ज्यादा आएगा, कर ज्यादा आएगा, उतनी सेना अधिक होगी। अब जितनी सेना अधिक होगी राजा उतना ही परिपूर्ण होगा और जितना राजा परिपूर्ण होगा अधिक से अधिक युद्ध जीतेगा और अधिक से अधिक साम्राज्य को अपने अधीन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं अपन देखें एक तरीके से तो टैक्स का या कर का बहुत बड़ी भूमिका होती है साम्राज्य की वृद्धि में। इसलिए व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से देखें तो मेवाड़ जो है वो एकदम सही स्थिति में था और परिपूर्ण था। दो कारण हो गए। तीसरा कारण कहते हैं कि राव रतन सिंह 1299 में चित्तौड़ का एक राजा था जिसका नाम था समर सिंह। चित्तौड़ राजा था ये। कहते हैं कि जब दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करने जा रहा है तो जाते समय बीच में आता है मेवाड़। अब बीच में मेवाड़ आता है तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी मैसेज भेजता है किसके पास, समर सिंह के पास। यह कहाँ का राजा है, चित्तौड़ का राजा। और समर सिंह को मैसेज में बाकायदा लेटर में लिखता है कि हे राजा समर सिंह, मुझे गुजरात पर अटैक करने जाना है तो आप मुझे अपने मेवाड़ में से रास्ता दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ये लिखता है तो जो ये समर सिंह है वो अलाउद्दीन खिलजी को बाकायदा कहता है कि हाँ हम रास्ता दे देंगे लेकिन टैक्स लगेगा, आपको कर देना पड़ेगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है मेरे से टैक्स लेगा तू, अपने ही स्टाफ से टैक्स लेगा? तो हाँ टैक्स देना तो पड़ेगा। कौन कहता है ये, समर सिंह। फिर अलाउद्दीन खिलजी समर सिंह को कहता है भाई साहब इस बार तो मैं आपको टैक्स दे दूंगा लेकिन जब मैं गुजरात को हरा के आऊंगा वापिस आने पर आपको भी हराऊंगा और ये जो चित्तौड़ है उसको भी मैं छीन लूंगा। समर सिंह कहता है कल की कौन देखे, आज तो टैक्स देना ही पड़ेगा, आपको जाना है यहाँ से तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो समर सिंह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात जाते समय क्या ले लेता है, टैक्स। अब युद्ध जीत के अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली चला गया। अब कुछ दिन बीतते गए। जैसे ही सभा होती और लगता दरबार पूरा तो लोग हंसते। क्यों हंसते, कि अलाउद्दीन खिलजी कहता रहता कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, मैंने पूरी भारत पर कब्जा कर लिया है, ऐसे हैं वैसे हैं, खुद की तारीफें करता। तो जो प्रधानमंत्री होते थे, जो प्रधान होते थे, वो बैठे बैठे हंसते थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी पूछता कि क्या बात है तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो फिर वो कहते हैं कि भाई साहब आप जैसा कह रहे हो वैसे कोई बात नहीं है, आप कह रहे हो कि पूरे भारत को जीत लिया है। मुझे जहां तक याद है कि गुजरात हम गए थे अटैक करने के लिए तो वहां के चित्तौड़ के राजा ने समर सिंह ने आपसे क्या लिया था, टैक्स लिया था। फिर कहीं के आप राजा महान हुए, कहीं के आपने पूरे भारत को जीत लिया, एक छोटा सा मेवाड़ तो आप जीत नहीं पाए। तो इस बात के लिए अब अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा यूं हर्ट हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने चाहा कि इसको तो जीतना ही है। अब उस अलाउद्दीन खिलजी की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था, प्रतिष्ठा का सवाल, इज्जत पे बात आ गई थी। अब के मेवाड़ को किसी भी हालत में जीतना है, मतलब जीतना है। तो तीन बातें हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने की कितनी बातें हो गई, तीन। साम्राज्यवादी नीति, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से जो मेवाड़ था वो सही था, परिपूर्ण था। प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था क्योंकि जाते समय क्या लिया था समर सिंह ने, टैक्स। चौथा, अब मेवाड़ वाले जो राजा है वो बढ़ चढ़ के क्या कर रहे थे, पंगे ले रहे थे। जैसे आपने अगर देखा हो तो पहला राजा मैंने बप्पा रावल पढ़ाया था। अब बप्पा रावल अफगानिस्तान गया, गजनी गया, वहां के राजा सलीम को हराया, अपने भांजे को बिठाया। फिर चित्तौड़ में मान मौर्य का शासन था, उस समय मान मौर्य को भी उसने हराया था। फिर अपने देखे तो जैतर सिंह जिसने इल्तुतमिश को हराया। मतलब मेवाड़ के सब राजा है वो बढ़ चढ़ के क्या कर रहे थे, बढ़ चढ़ विरोधी बन रहे थे और उनका प्रभाव भी बढ़ रहा था। मेवाड़ बड़ा हाईलाइट में था तो मेवाड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को क्या करना चाहते थे, वो कम। तो चौथा कारण हो गया मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव। चार बातें आप याद रखना कि भाई पूछे आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था,
तो उसके क्या कारण थे? साम्राज्यवादी नीति, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से जो मेवाड़ था वो सही था, परिपूर्ण था। अब किसके प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी की, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उसके कारण है। पांचवा एक कारण और है, हालांकि कारण तो आप नहीं कह सकते हो, काफी कहानियां भी हो सकती है लोगों के द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा बनाई गई, ये सब की सब क्या है? कहानियां है। तो उन कहानियों में क्या है? कहते हैं कि पद्मिनी के लिए उसने आक्रमण किया था, पद्मिनी की सुंदरता के लिए आक्रमण किया था। कि पद्मिनी सुंदर थी, उसको पसंद आ गई थी। राघव चेतन नाम का एक आदमी था, वो उसके पास गया था। हालांकि मैं अभी आपको कहानी सुना दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट है कुछ ज़्यादा मान्य नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 4 पॉइंट आप विशेष ध्यान रखना। हालांकि ये बात कितनी सही है वो तो अब देखेंगे अपन, और मैं आपको ये कहानी सुना के बताऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 4 पॉइंट आप विशेष ध्यान रखना। साम्राज्यवादी नीति, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से परिपूर्ण, प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था राजा के, और मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, और पद्मिनी की सुंदरता के लिए आक्रमण किया था। ये बातें सब आप ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण। इसका आप एक हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पद्मिनी वाली कहानी सुना के आगे और बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है। पद्मिनी वाली कहानी जो है वो इस प्रकार है, मैं आपको बता देता हूं। पद्मिनी एक राजकुमारी है सिंहल द्वीप की। ये सिंहल द्वीप आज श्रीलंका में है, और इन पद्मिनी की जो पिता का जो नाम है, उनके पिता का नाम गंधर्वसेन है। उनकी जो माता है उनका नाम जो है वो चंपावती है। कहते हैं कि पद्मिनी के पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोता एक बार उड़ते उड़ते मेवाड़ के राजा रतन सिंह के पास पहुंच गया, और वहां जाकर सब बातें उसने बताई कि हे राजन, यहाँ से 7 समुद्र पार श्रीलंका में सिंहल द्वीप में एक राजकुमारी है पद्मिनी, वो इतनी सुंदर है, बेहद सुंदर है, बेहद, मतलब उसकी प्रशंसा की, खूब भर भर के प्रशंसा की। तो राजा खुश हो गया, और राजा ने कहा कि कहाँ है वो? तो श्रीलंका में। तो राजा अपना वेश बदल कर श्रीलंका पहुंच गया, और वहाँ 10-15 दिन तक तो भटका। अंत में जाकर उस पर पैसे वैसे खत्म हो गए खाने वाने के, तो फिर वो राजा के सामने जाता है। फिर राजा कहता है कि भाई साहब, आपने जो वेश धारण किया है हकीकत में आप वैसे दिखते नहीं हो, हाइट बॉडी से आप वैसे दिखते नहीं हो। तो फाइनली रतन सिंह फिर बता देता है कि मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह, ये बात है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। खूब उनकी प्रशंसा सुनी है एक तोते के माध्यम से, क्या नाम है उसका? कि हीरामन तोता। तो फिर फाइनली जाकर रतन सिंह से शादी करने के लिए पद्मिनी भी राजी हो जाती है। गंधर्वसेन कहता है ये तो हमारा भाग्य है कि मेवाड़ जैसे राज्य में मेरी बेटी जाएगी। तो फाइनली दोनों की शादी वादी होकर के पद्मिनी को लेकर रतन सिंह आ जाता है। फिर सुबह ही शादी के खत्म होने के बाद सुबह ही जब दरबार लगता है तो वहां पर एक दरबारी विद्वान था, बहुत महान था दरबारी विद्वान, जिनका नाम था राघव चेतन। और ये जो राघव चेतन है, जैसे ही दरबार में पद्मिनी को देखता है तो वहाँ बेहोश हो जाता है, और इतने में रतन सिंह देखता है कि भाई राघव चेतन ने ये गुस्ताखी की है, तो उसको वहाँ से भगा देता है वो, और सीधा राघव चेतन है वो भाग के सीधा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास। दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन, या दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास राघव चेतन गया, और पद्मिनी के बारे में जितनी बातें थी सब बातें कह डाली कि भाई पद्मिनी इतनी सुंदर है, मतलब भर भर के, और 2-3 बातें चढ़ा चढ़ा के उसको अलाउद्दीन खिलजी को बताई। और अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा हकीकत में ऐसा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अटैक करने के लिए कहा। कहाँ? चित्तौड़ पर। और रतन सिंह को मैसेज भिजवाया कि भाई आपकी बीवी को देखना है और मुझे शादी करनी है। फिर रतन सिंह कहता है ये को खिलौना थोड़ी ना है जो आपको बता दूँ आपसे शादी करवा लूँ, तो युद्ध करेंगे। तो फिर ठीक है युद्ध करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो सेना लेकर सीधा चित्तौड़ पहुंच गया और घेरा डाल दिया। अब घेरा डाल दिया तो रतन सिंह के पास में सेना क्या थी? कम। अलाउद्दीन खिलजी के पास सेना ज़्यादा थी। तो फिर
अलाउद्दीन खिलजी ने उस किले के चारों ओर में क्या डाल दिया, घेरा। रतन सिंह ने चारों दरवाजे, चित्तौड़ के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए। एक बात ध्यान रखना, चित्तौड़ किले के बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़ किला इतना बड़ा है कि उसमें खेती भी की जा सकती है, जल के स्रोत भी है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई अटैक करने के लिए आ जाए तो 6-7 महीने बैठकर वो वापस चला जाता था। क्यों? क्योंकि वहां बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पैदावार भी अंदर ही होती थी, पानी भी अंदर होता था। लेकिन ये राजा थोड़ा दिमाग का पैदल था, ये 8 मंथ तक बैठ गया वहां। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कोई भी राजा है वो अपनी राजधानी छोड़ के ज्यादा दिनों तक नहीं रहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जिद पे अड़ गया, 8 महीने तक वहां बैठा, फिर भी दरवाजे नहीं खुले। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जाल बिछाया और जाल बिछा के फिर कहा और रतन सिंह को मैसेज करवाया कि रतन सिंह जी, अब दोनों के बीच में ये दूरियां है समाप्त करते हैं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे खाली एक बार दिखा दो, वो भी आमने सामने नहीं दिखना, आप मुझे तालाब में उनकी जो छाया है वही दिखा दो, मैं वहीं से देख लूंगा। तो ठीक है, रतन सिंह ने फिर दावत पे बुलाया, खाने वाने पे बुलाया, फिर वो तालाब में उसकी परछाई दिखाई। जैसे ही परछाई देखी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी का फैन हो गया, मतलब पागल हो गया उसके प्यार में। तो फिर फाइनली अलाउद्दीन खिलजी जब उठ के जाने लगा तो रतन सिंह ने सोचा कि अब तो मेरा दोस्त हो गया है, अब मैं उसको बाहर, मेहमान है तो बाहर छोड़ के आ जाता हूँ। अब जैसे ही बाहर छोड़ने गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को किडनैप कर लिया, बंदी बना लिया। फिर बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भिजवाया पद्मिनी को कि हे पद्मिनी, अगर आप अपने पति को बचाना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, वरना मैं रतन सिंह को मार दूंगा। ये सब बातें सुन के पद्मिनी थोड़ी यूं डिमोटिवेट हो जाती है और अपने चाचा भतीजा गोरा और बादल को ये सब बातें कहती है और ये कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, आपके जीजा जी को किडनैप कर लिया, छुड़वाना है, क्या करें। गोरा और बादल काफ़ी इंटेलिजेंट थे। गोरा बादल ने कहा, आप पद्मिनी को कहा, आप मैसेज भिजवाओ अलाउद्दीन खिलजी को कि मैं आऊंगी, लेकिन मेरे साथ में दासियां भी आएगी। कौन आएगी? दासियां। फिर गोरा बादल ने सब अपने प्लानिंग बताई कि हे पद्मिनी, आप नहीं जाओगे, आपकी जगह हम जाएंगे। महिलाओं को वेश बदलकर सब सैनिकों को यूं बालकनी में और वहां बिठा दिया सबको, और फिर वहां लेके रवाना हुए। अब महिलाओं के वेश में आदमी थे। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में जैसे ही ये पालकियां वालकियां गई तो वहां से सब महिलाएं हैं वो असली वेश में आकर, पुरुष असली वेश में आ गए, महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और सब जगह से आक्रमण करने लगे। अलाउद्दीन खिलजी देखता रह गया। जैसे ही मौका मिला तो पद्मिनी ने रतन सिंह को छुड़वा के किले के अंदर भाग गई और गोरा और बादल भयंकर उस युद्ध में लड़ते हैं और अंत में लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी को और गुस्सा आता है। अब कहता है कि बस अब तो कोई इज्जत का सवाल है, अब तो पद्मिनी को लिए सवा हम जाएंगे ही नहीं। तो फिर फाइनली 8 महीने और बैठा। फिर चित्तौड़ के अंदर का जो अनाज था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब खत्म होने लगा तो रतन सिंह के पास कोई दूसरा मौका था ही नहीं। तो रतन सिंह ने कहा अब तो हम लड़ेंगे, या तो जिएंगे या मरेंगे। तो के रतन सिंह ने कहा कि हमें एक दुख है कि हम तो लड़ जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे घर वाले जो है उनका क्या होगा। तो फिर पद्मिनी कहती है कि आप जाइए, आप लड़िए, आप रहोगे तो ठीक, वरना हम कर लेंगे जौहर। क्या कर लेंगे? जौहर, मतलब अग्नि स्नान कर लेंगे, अग्नि जलाकर उसमें बैठ जाएंगे। ठीक। फिर पुरुष कह रहे लगे कि हम करेंगे केसरिया साफा बांध के हम भी युद्ध में टूट पड़ेंगे मैदान में। अब ये तो केसरिया तो करते हैं पुरुष में भी कौन? रतन सिंह। जौहर करती है महिलाएं, और महिलाओं में भी कौन? पद्मिनी। और पद्मिनी के साथ कहते हैं कि 1600 अन्य रानियों ने भी जौहर कर लिया था। जब इन दोनों को मिलाते हैं अपन, किस किस को? जौहर को और केसरिया को, तब होता है शाका। शाका में दोनों होते हैं। क्या होता है? केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है। क्या होता है? जौहर। अब रतन सिंह लड़ते लड़ते मारा गया। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी एंटर करता है अपने अंदर तो देखता है कि भाई पद्मिनी है वो अग्नि में बैठ चुकी है और वो जल रही है, और 1600 अन्य रानियां भी जल रही है। तो किसान विसान वहां घर में बैठे ही थे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और कहा कि सब जितने भी इस किले के अंदर है सब लोगों को इकट्ठा करो। और इकट्ठा किया तो 30,000 लोग इकट्ठा हुए, उन सब का कत्लेआम करवा दिया, मार दिया। इतना क्रूर राजा था, कत्लेआम कर दिया, गले कटवा दिए सबके सब।
नरसंहार कर लिया, सबको मार दिया, इतना गुस्से में था। तो ये घटना रतन सिंह की है और इन सब के बारे में है कि भाई पद्मिनी, चौथा पॉइंट बताया उसमें से पांचवा जो पॉइंट था कि भाई पद्मिनी की सुंदरता के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। हालांकि ये बात सही नहीं है, कोई आदमी लुगाई के लिए तो लड़ता ही नहीं है। कितनी सत्य है ये मैंने आपको बता दी। चार बातें आप विशेष ध्यान रखना, इन बातों में इतना कोई ऑथेंटिक प्रूफ भी नहीं है। पद्मावती की बारे में एक बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम है पद्मावत, जिसमें उसकी सुंदरता, कहाँ की रानी है, सब ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये 1540 ईस्वी में लिखी गई थी और इसकी जो लिखने की भाषा थी वो अवधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा। पद्मावत बुक है, ये बुक का नाम है एक पद्मावत, कि पद्मावती के बारे में जानकारी कौन सी बुक से मिलती है? पद्मावत। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखी थी? 1540 में। कौन सी भाषा में लिखी थी? अवधी भाषा में। ये कहानी है अपने पद्मिनी के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे रतन सिंह मर जाता है, मतलब केसरिया कर लेता है रतन सिंह, चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह। अब जैसे ही वो केसरिया कर लेता है, अब चित्तौड़ का जो राजा है वो अलाउद्दीन खिलजी बना देता है। उसका एक बेटा है जिसका नाम है खिजर खान। क्या नाम है? खिजर खान। और जैसे ही खिजर खान चित्तौड़ का राजा बनता है तो इस चित्तौड़ का जो नाम है वो बदल कर देता है खिजराबाद। क्या कर देता है? खिजराबाद। और इसकी जो जानकारी है हमें वो एक अभिलेख से मिलती है। ढाईबी पीर की एक दरगाह पड़ती है अपने चित्तौड़ में, ढाईबी पीर दरगाह। इस ढाईबी पीर की दरगाह से हमें एक अभिलेख मिला और इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि चित्तौड़ को क्या कहते थे हम? खिजराबाद। क्या कहते थे? खिजराबाद। किसके नाम पे पड़ा है? खिजर खान। किसका बेटा था ये? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खान ने कुछ कार्य करवाए। उस कार्य को थोड़ा ध्यान रखना। एक तो कार्य क्या करवाया उसने चित्तौड़ में कि भाई गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया। पुल निर्माण करवाया। और क्या बात कही कि भाई इसने एक मकबरा बनवाया। जैसे अपने वाले जो महाराजा थे जो लड़ते हुए शहीद हो जाते थे, केसरिया कर लेते थे, उनके लिए बनाई जाती थी छतरियां अपने अंदर। जबकि मुगलों में उनके लिए क्या बनाए जाते थे? मकबरे। और ये मकबरा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खान ने। और इस मकबरे पर फारसी भाषा में कुछ बातें लिखी हुई है, 3 बातें। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की तुलना की है उसने ईश्वर से कि भैया ईश्वर की छाया है, ईश्वर की क्या है? छाया। दूसरी कि ये पूरे संसार का रक्षक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। संसार रक्षक कौन कहता है? खिजर खान। कि मेरे पिताजी है वो ईश्वर की छाया है और संसार के क्या है? रक्षक। तीसरी बात कि ये दूसरा सिकंदर है। एक सिकंदर तो वो था जिसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था और दूसरा सिकंदर सानी है ये। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अपने पिताजी के बारे में उसने 3 बातें लिखी है। पहली बात कि भाई गंभीरी नदी पर उसने क्या बनाया था? पुल। किसने? खिजर खान ने। फिर उसने एक मकबरा बनवाया और उस मकबरे में फारसी भाषा में लिखवाया कि मेरे जो पिताजी थे वो ईश्वर की छाया थे, संसार के रक्षक थे और दूसरा सिकंदर सानी थे। ये सारी जो बातें हैं वो मकबरा है उसमें सब बातें ये लिखी हुई है और इस मकबरे में ये सब की सब बातें लिखी हुई है। लेकिन ये मकबरा है जो बनवाया था, ये बनवाया था आपने खिजर खान ने। किसने बनवाया था? ये खिजर खान।
इसके बारे में एक छोटा सा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है। फिर कुछ बातें हैं, मैंने अभी आपके एक सामने लिख रही थी कि भाई गोरा बादल, उनके बारे में भी एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है गोरा बादल की चौपाई। इसमें गोरा बादल की महानता, वीरता, साहस, उनके बारे में पूरा लिखा हुआ इतिहास। ये लिखा है अपने हेमचंद्र सूरी ने। हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। मैंने कहा था जहां सूरी नाम आए मतलब वो जैन विद्वान है। कौन सा विद्वान है? जैन विद्वान। कौन सा है वो? जैन विद्वान। फिर मैंने आपको अभी पद्मावत के बारे में तो बता दिया कि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है। पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखी? 1540। भाषा कौन सी? अवधी। इसी प्रकार एक बुक है जिसका नाम है अकबरनामा, और इस अकबरनामा में भी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख है। पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख है किसमें? अकबरनामा ने। ये लिखी है अबुल फजल ने। एक राइटर हुआ है, इतिहासकार, जिनका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया था, और इस आक्रमण की जो जानकारी है राजस्थान पर, इस आक्रमण की जानकारी अपने को बुक है जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह। इसी का दूसरा नाम है तारीख ए अलाई, कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर लिया था। और इसका उल्लेख कौन सी किताब में मिलता है? तो आपको क्या कहोगे आप? खजाइन उल फुतूह में या तारीख ए अलाई में। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अमीर खुसरो, महान इतिहासकार है ये अमीर खुसरो ने। अब खिजर खा समय बिता रहा था, फिर खिजर खा कहता है कि डैडी अब मेरे से मेवाड़ रहा नहीं जा रहा है, अब मुझे वापस बुला लो। तो फाइनली खिजर खा को अलाउद्दीन खिलजी वापस बुला लेता है, और चित्तौड़ का जो राजा है, चित्तौड़ का जो शासन है, वो मालदेव सोनग्रा को दे देता है। मालदेव सोनग्रा। ये मालदेव सोनग्रा वही है जो 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, तो जालोर के अपने दो वीर हैं, एक तो कानरदे है और कानरदे का बेटा विरमदे। कानरदे का जो भाई है वही है अपने मालदेव सोनग्रा। बड़ी बड़ी मूछें रखता होगा, इसलिए उसका नाम है मूचाला मालदेव। खिजर खां के बाद चित्तौड़ का राजा है वो किसको बना दिया था? मालदेव को। किसको बना दिया था? मालदेव। ध्यान रखना, सवाल भी पूछ सकता है या पूछेगा भी कि चित्तौड़ का खिजर खां के बाद किसको शासन दे दिया गया था? तो मालदेव सोनग्रा को। ये जो बातें थी ये सब की सब बातें थी अपने रतन सिंह के बारे में। वापस बता देता हूँ, हम पढ़ रहे थे रतन सिंह, जिसका शासनकाल था अपने 1302 से लेकर के 1303 तक। रतन सिंह, ध्यान रखना कि रतन सिंह की शादी जो है वो पद्मिनी से हुई थी। पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, और उनकी जो माता थी जिनका नाम था अपने चंपावती। क्या नाम था? चंपावती। और उसके पास तोता था जिसका नाम था हीरामन। और एक बात ये भी इंपॉर्टेंट रखना, आपको सवाल अगर पूछे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में किसने बताया था, तो राघव चेतन नाम का एक दरबारी विद्वान था, उसने बताया था। फिर मैंने बताया कि गोरा बादल की चौपाई किसने लिखी? हेमरत्न सूरी ने। अकबरनामा जिसमें पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख है, ये किसने लिखी है? अबुल फजल ने। राजस्थान पर आक्रमण की जानकारी कौन सी बुक से मिलती है? तो खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलाई। ये 2-3 बार नाम बोलना, खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, याद हो जाएगी। किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। किसने लिखी थी ये? अमीर खुसरो ने। खिजर खां ने कुछ कार्य करवाए थे, गंभीरी नदी पर पुल बनवाया, फारसी भाषा में एक मकबरा बनवाया जिस पर अपने पिताजी के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ था। उसकी तुलना ईश्वर से की थी कि भाई ये ईश्वर की छाया है, संसार का रक्षक है। और बताया कि ये दूसरा सिकंदर सानी। क्या है? दूसरा सिकंदर सानी। ये सारी की सारी बातें हैं, ये सारे रतन सिंह के बारे में। और फाइनली जाकर के ये भी ध्यान रख लेना कि 1303 ईस्वी में साका हुआ था चित्तौड़ में।
और मैंने आपको बता दिया साका में दो होते हैं, एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। एक होता है केसरिया और एक होता है अपने जौहर। ये सारी जो बातें थी ये रतन सिंह के बारे में थी। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा वाला राजा जिनका नाम होगा हमीर। क्या नाम होगा? हमीर। धन्यवाद, पढ़ते रहे। और अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वापस रिवाइज करके देखना धीरे से। ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है। और रिवीजन करते रहना, बार बार की पॉइंट लिखते रहना। जैसे जैसे आप की पॉइंट लिखोगे तो उससे आपको बार बार याद होता जाएगा। धन्यवाद।